तो लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनाया जिसको हम लोगों ने कहा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, या जिसका दूसरा नाम बोल रहे हैं सिस्टोन। अब उस सिस्टोन में हम लोगों ने एक तो नाम पढ़ा स्ट्रक्चरल जीन का जिसके दो स्ट्रैंड हुए, एक जिसकी कॉपी बनती है उसका नाम टेम्पलेट है, पोलैरिटी 3 to 5। दूसरा जिसके जैसा आरएनए बनेगा, पोलैरिटी 5 to 3, जिसे पहले से ही पता है कि आरएनए क्या है, उसका नाम है सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। इसी के बेसिस पे हम लोग प्रमोटर और टर्मिनेटर नाम के रीजन का भी रेफरेंस देते हैं। प्रमोटर और टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन की शुरुआत और उसके एंड पर मौजूद है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी सिस्टोन या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में फ्लैंकिंग रीजन्स यानी बाउंड्रीज को मार्क करने वाले एरिया को कहते हैं प्रमोटर, जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, और कहते हैं टर्मिनेटर जहां पे आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा। दोनों के रोल बहुत क्लियर है। तो आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है, वो जिस जगह से अपनी एक्टिविटी चालू करता है उस जगह का नाम है प्रमोटर। और उसी तरीके से हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर पर आके ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से अलग हो जाएगा। बता देते हैं प्रमोटर और टर्मिनेटर हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम्स मैकेनिज्म, फ्लैंकिंग रीजन्स। आप फ्लैंकिंग रीजन का दूसरा मतलब बॉर्डर से निकाल सकते हो, जैसे किसी रेसिंग में स्टार्ट और फिनिश लाइन होती है, वैसे ही स्ट्रक्चरल जीन से पहले स्टार्ट वाली लाइन यानी प्रमोटर और खत्म होने के समय टर्मिनेटर होगा। फ्लैंकिंग रीजन्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन से मतलब समझ लीजिएगा ये क्या दिखा रहे हैं, बॉर्डर्स। हमने इनके नाम दिए हैं। दो अलग अलग नाम, एक का नाम टुवर्ड्स 5' जो प्रेजेंट है उसको कहते हैं प्रमोटर। लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था उसके ऊपर नजर डालें। और हमने बनाया था टुवर्ड्स 3', नाम था टर्मिनेटर। अब जब ये प्रमोटर और टर्मिनेटर बनाए हम लोगों ने टुवर्ड्स 5, किसका रेफरेंस लिया है, मैंने पहले ही बोल दिया था कोडिंग स्ट्रैंड का। और ऐसे में हम लोग मेंशन करते हैं कि प्रमोटर वो वाली जगह होगी वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स, जहां आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है कि आके ये जुड़ जाएगा। और इधर टर्मिनेटर की बात करते तो हम कहते हैं वे आरएनए पॉलीमरेज लीव्स, जहां वो रास्ता छोड़ देगा। राइट, ऐसा कुछ हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कहीं लूजली डिफाइंड एज जीन लिखा होगा ना। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट
on either upstream and downstream of प्रमोटर। प्रमोटर से दोनों तरफ इस तरीके के रेगुलेटरी सीक्वेंस है जिसे हमने पहले लिखा था लूजली डिफाइंड एज जीन्स। डन। तुम्हारा भी पेपर है संडे को, सभी का ही है। ये अजीब है फिर, काहे के अलग अलग फेज है सबके, हर संडे को पेपर होता है तो क्या। हाँ तो इस चक्कर में 1 to 1 का सिलेबस चला गया ना। मतलब मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं अपने सिलेबस को लेकर चिंतित नहीं हूं। हो ही नहीं सकता तो क्यों। हम पढ़ा रहे मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां आ रहा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नाना प्रकार के चैप्टर नहीं हो रहे। उनकी क्लास लग रही है, वो और बड़े वाले वो आते ही नहीं है। मैंने कहा हमसे हम पहले बता देते, ये सब ना करवाते। मैंने कहा अब याद सर याद कर लेना तुम लोग, जो हो गया ना हो गया, वो अब दोबारा से नहीं करवाएंगे। उनको लगा सर ने नोट्स तो डाल दिए, वो हम पढ़ लेंगे जाके पेपर दे देंगे। और वैसे भी उनको हैबिट हो गई है, एक आध एक चैप्टर नहीं होता किसी सिलेबस का, फिर भी वो जाके पढ़ा जाके पेपर दे आते हैं, किसी सब्जेक्ट में सिलेबस नहीं भी हुआ होता है। तो इस बार मेरी बारी। वहाँ मॉलिकुलर बेसिस में भगा नहीं सकता, मैं उड़ा नहीं सकता, दिक्कत ये है। नहीं तो करवा देते, कोई बड़ी बात थोड़ा ना थी। तुमसे थोड़ा सा ही आगे हैं वो लोग। अरे उनकी ज्यादा शनिवार छुट्टी हुई ना भाई, तुम बाद में चालू हुए हो, तुम्हारी कम शनिवार छुट्टी हुई है, ये भी तो सोचो। फिर होगी, ये शनिवार भी है, और जितने शनिवार छुट्टी होगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम
होता चला जाएगा। अब ये है कि अभी तुमको कब आना है मॉलिक्यूलर बेसिस, नवंबर में, लेकिन अकेला मॉलिक्यूलर बेसिस थोड़ा ना आना है, इसके साथ पे और चैप्टर भी आने हैं, शायद से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड तुम्हें भी आएगा। कोई लोड नहीं है, नहीं होगा तो बस क्या है, जब कोई पूछे तो उपाय बताना चाहिए, अगर कोई पूछे नहीं तो उपाय नहीं बताना चाहिए। हमसे किसी ने बोला ही नहीं कि सर कैसे करवा सकते हैं सिलेबस, तो हमने बताया ही नहीं। एक्स्ट्रा की भी जरूरत न पड़े, काम भी हो जाए। वो तो ऐसा है ना, जब तुम लोगों का ऐसा कुछ अटके कहीं पे तो इतना कर दें कि क्लास 3:30 पे होती है, तुमको बोलूंगा 2:30 बजे आ जाना या 3 बजे आ जाना, हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और तुम्हारा तो ड्यूरेशन वैसे भी कम है, तुम्हारी क्लास होती है 1 मिनट, सॉरी 1 घंटा 20 मिनट की, 20 मिनट तो कभी होती नहीं है, 1 घंटा 10-12 मिनट की करीबन होती है, 10 मिनट बाद हम चालू करते हैं, 5-7 मिनट इधर उधर की बातों में निकल जाता है। ये हो गया फर्स्ट। अब जब हम लोगों ने इतनी सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। याद रहे मैंने पिछली क्लास में डायग्राम के ऊपर लेबल किया था, अपस्ट्रीम का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन से पहले वाला हिस्सा, जहां से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसे बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम लोकेटेड है, क्लियर। टर्मिनेशन लोकेटेड क्या है, डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम है। आप देखें उसकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। और प्रमोटर जो लोकेटेड होता है वो होता है अपस्ट्रीम। अब बात आती है एंजाइम्स की। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम लोग जब एंजाइम के बारे में बात करें तो एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज इतना बढ़िया एंजाइम है, उसको जितनी एक्टिविटी करनी है वो अकेला खुद ही करवा लेता है। वो इन्वॉल्व है उन सारी एक्टिविटी में जो भी ट्रांसक्रिप्शन के समय होती है। डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए आरएनए पॉलीमरेज, उसके बाद इनिशिएशन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज, इलोंगेशन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज, टर्मिनेशन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज। मतलब हर जगह वही है, वही वही छाया हुआ है सारी जगह आरएनए पॉलीमरेज। तो हमें उस एंजाइम के बारे में जब पढ़ना होगा तो इसका मतलब है कि हम मैकेनिज्म भी कर ही लेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इस एंजाइम के कारण से डिफरेंस है। पहले मैं बता चुका हूं कि प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस की जैसी कोई जगह है नहीं। यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है। जीनोम के लिए बात कर रहा हूं, अगर जीनोमिक डीएनए, उसका ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा। वैसे तो कुछ सेल ऑर्गेनल में भी ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में देखा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, राइट। अब बात ऐसी आ गई कि जब इस तरीके के एग्जाम्पल्स का नाम आया तो हमें यह भी बताया गया कि हमने ट्रांसक्रिप्शन के नाम पर यूकैरियोट के अंदर कम से कम 3 एंजाइम देखे हैं जो न्यूक्लियस में अलग अलग टाइप के आरएनएस बनाते हैं। प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सारे टाइप के आरएनएस को बना लेगा, यूकैरियोट में ऐसा नहीं है, वहां आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 होते हैं। तो चलो पहले ये देखते हैं कि प्रोकैरियोट में कैसे प्रोसेस हुई है, उसके बाद यूकैरियोट को पढ़ना हमें इजियर लगेगा, राइट। स्टेप भी पढ़ते हैं और उसके साथ में आरएनए पॉलीमरेज का काम जो होता है वो भी पढ़ लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो जब ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स को हम लोग मेंशन करते हैं, इस तरीके के एग्जांपल में मेंशन करते हैं कि यहां ट्रांसक्रिप्शन में एक ही एंजाइम है, नाम है आरएनए पॉलीमरेज, और वो कैसे काम कर रहा है वो देखना।
स्टेप्स मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोट्स में ये जो एंजाइम है जिसका नाम हम लोग आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, वो अकेले सारी एक्टिविटी करने के लिए कैपेबल तो है, लेकिन यहां ना एक समस्या आ रही है। समस्या इस कारण से आ रही है कि हम कहते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी तो करेगा, लेकिन उसके लिए उसको कोफैक्टर पे डिपेंडेंसी चाहिए। जैसे जब वो किस कोफैक्टर से जुड़ जाए, नाम है सिग्मा, तब उस समय वो क्या करता है, इनिशिएशन। क्लियर, तब उसके ऊपर इनिशिएशन होगा, और उसके बाद अलग एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अलग एक्टिविटी भी पढ़ ली जाए। हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ गए हैं। यहां डीएनए खुल चुका, आरएनए पॉलीमरेज आगे काम करने निकल लिया, वो यहां तक पहुंच चुका है। सिग्मा का कोई काम नहीं है, वो पीछे रह जाएगा जहां शुरू में था। यहां पे आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, हो गया। केवल एक छोटा सा टुकड़ा आरएनए का आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जुड़ा हुआ रहता है डीएनए के ऊपर, केवल एक छोटा सा स्ट्रेच, पूरा का पूरा आरएनए नहीं। ये आरएनए बन चुका है, यहां पे ये आरएनए की फॉर्मेशन चल रही है। ये एंजाइम चल रहा है, उसका नाम क्या है, हेलिकेज। सॉरी, ये एंजाइम है, उसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। यहां पे वो किसकी तरह काम कर रहा है, हेलिकेज की तरह। यहां आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है इलोंगेशन में, यहां आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन में काम करता है। नेक्स्ट आगे का स्टेप सुनो, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत इजियर वे में समझना, आसान जब पड़ जाएगा वो वाली बात बहुत ज्यादा क्लियर रहती है अपने को। आगे पहुंच गया, यहां पे पहुंच के इसको मिला रो फैक्टर, और इसने बोला कि आरएनए तुम्हारा काम हो गया, तुम बन गए हो, क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। हो जाएगा, आरएनए अलग हो जाएगा। दिस इज द आरएनए विच इज टोटली सेपरेटेड। अब ये पूरी तरीके से अलग हो चुका आरएनए, ये डीएनए से जुड़ा नहीं है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड वापस बनेंगे। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने काम करा है काय में, टर्मिनेशन के अंदर। मतलब द सेम एंजाइम हैज डन फॉर ऑल द काइंड ऑफ फंक्शंस। सारे स्टेप में वो इन्वॉल्व हुआ, वो हेलिकेज की तरह काम करने आया, इलोंगेशन में काम किया, टर्मिनेशन में काम किया। बस डिफरेंस ये है कि इनिशिएशन या फिर टर्मिनेशन में काम करते समय उसके ऊपर जो फैक्टर्स थे वो क्या है, अलग। राइट, ये प्रोकैरियोट की बात मैंने करी है, तो मैं कहता हूं कि दैट ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन, हेडिंग ऊपर लिखी है, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म पे हो ही रहा है। नंबर दूसरा, तो जब ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म की बात आई, उसके अंदर और क्या कैरेक्टर हुए वो भी देख लीजिए। वन काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, वन काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। वेट, वन एंजाइम, एक ही एंजाइम है, नाम है आरएनए पॉलीमरेज, इन्वॉल्व इन। मैंने ये नहीं कहा कि अकेला वही, मैंने कहा इन्वॉल्वमेंट है,
अकेले या किसी के साथ में, इन्वॉल्व इन किस किस एक्टिविटी में, एज हेलिकेस टू ओपन डबल हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स को खोल देगा। इन इनिशिएशन, वेट, इन इलोंगेशन, ये इसके यूजुअल काम है, समझ गए? इलोंगेशन करने के जैसा काम इसका यूजुअल है, देख अकेले यही है, कोई भी कोफैक्टर नहीं है। इन इलोंगेशन ऑफ आरएनए, but catalytic activities altered on binding with cofactors। अगर सिग्मा से बाइंड किया तो इनिशिएशन के लिए प्रमोटर पर जुड़ेगा, रो से बाइंड किया तो टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेटर पर रिकॉग्निशन करेगा। सिग्मा और रो के लिए जब मेंशन करते तो वो जान लो। सिग्मा में क्या कहानी है वो देखो, मैंने कहा फॉर इनिशिएशन, ये इनिशिएशन के लिए, काय का इनिशिएशन? ट्रांसक्रिप्शन का। प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? प्रोकैरियोट में। और यहां बात हो रही है फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस को बंद करवा दे। वैसे बाय द वे आरएनए पॉलीमरेज खुद एक होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम मतलब जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हो, इसे लिखते हैं अल्फा अल्फा, बीटा वन बीटा टू, मतलब अल्फा चेन अलाइक है, बीटा चेन्स नहीं, ओमेगा, अल्फा अल्फा बीटा वन बीटा टू ओमेगा, ये इज द कोर, ये कोर है। और इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा? सिग्मा जुड़ा तो इनिशिएशन, और अगर रो जुड़ा तो टर्मिनेशन।
डन। सबसे जरूरी लाइन लिखनी है भाई, जल्दी कर। सबसे जरूरी लाइन सिग्मा और रो नहीं है। सबसे जरूरी लाइन ये है कि अगर आरएनए कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेस पर डीएनए पर बनेगा तो आरएनए और डीएनए आपस में जुड़ जाने चाहिए थे, नहीं जुड़े। कौन नहीं जुड़ने देगा? आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वही कौन है? गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या लिखा है यहां पे? वन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व एज हेलिकेज, मतलब क्या तोड़ने वाला? हाइड्रोजन बॉन्ड। पेयरिंग करवाएगा। बोला हाँ वाह वाह, इधर ए आओ, यू को लाएगा, फिर बोलेगा जुड़ना नहीं था। समझ गए? वो बुलाएंगे और जाना बनेगा ही बनेगा, और कोई चांस है ही नहीं। राइट? तो यानी हम ये कहते हैं कि दैट ओनली अ स्मॉल स्ट्रेच, सिर्फ स्मॉल असर्शन रीजन है। बात समझ में आई? क्या बन रहा है? असर्शन रीजन। तो पॉइंट को हम लोग असर्शन रीजन में ही ऐड कर लेते हैं। ओनली अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए इज होल्ड अप या हेल्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। पूरा का पूरा आरएनए क्यों नहीं जोड़ा? उसका रीजन क्या है? रीजन में मेंशन करूंगा कि द आरएनए पॉलीमरेज बिहेव एज हेलिकेज 2। वह हेलिकेज की तरह भी काम करेगा। क्या ये एक्सप्लेनेशन है? हाँ। स्टेटमेंट से बड़ा तो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन इतना सा हो गया। इतना छोटा सा कारण नहीं, बहुत जरूरी कारण है। कारण छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है? जरूरी या गैर जरूरी होता है। यहां पे क्या है? जरूरी बन रहा है। छोटी सी लाइन में भी बता जाना काफी है। तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हमने पिछली क्लास में ऐसा सीक्वेंस पढ़ा भी था। टेम्पलेट दिया है, तुम्हें लिखना है आरएनए। आरएनए दिया है, तुम्हें दिया है, तुम्हें लिखना है कोडिंग। हमने एक क्वेश्चन किया था पीवाईक्यू से रिलेटेड, अभी और कर लेंगे। यूकेरियोट में ये इतनी सीधी चीजें नहीं है, वहां चीजें कुछ अलग है। बताते हैं क्या क्या अलग है।
हो गए। हमें करना पड़ जाएगा कंपैरिजन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का पहले। क्यों, उसका रीजन समझिए। प्रोकैरियोटिक में ऐसा क्या हुआ ट्रांसक्रिप्शन में कि उसको यूकैरियोटिक से कॉन्ट्रास्ट मानते हैं या अलग मानते हैं? बता, यूकैरियोटिक में जीनोम कहां प्रेजेंट? न्यूक्लियस में। तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहां? न्यूक्लियस में। जबकि प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की साइट, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। उधर दूसरी तरफ मेंशन करते हैं तो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीनोम अकर्स इन, जीनोम इसलिए बोल रहा हूं जेनेटिक मटेरियल, अकर्स इन न्यूक्लियस। बाकी कुछ और ऑर्गेनल्स में भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन उन ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट डीएनए को जीनोम नहीं बोलते। इधर लिखा जीनोम, ठीक है। सम ऑर्गेनल्स, कुछ ऑर्गेनल्स में भी ट्रांसक्रिप्शन होगा। नाम तो आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अगर प्लांट सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों, नहीं तो एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला, दूसरी बात सुनिए। यहां प्रोकैरियोट के अंदर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो भी है आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप का है? एक, ऑफ वन टाइप, मेक्स ऑल काइंड्स ऑफ आरएनएस। सारे टाइप के आरएनएस एक ही तरीके के आरएनए पॉलीमरेज ने बना दिए। बढ़िया है यार। और यहां पे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस आर एटलीस्ट ऑफ थ्री काइंड्स, कम से कम तीन टाइप के हैं, कम से कम थ्री टाइप्स। एटलीस्ट थ्री क्यों बोला? सुन, ऐसा है, जब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी ट्रांसक्रिप्शन होगा ना, तो वहां पर एंजाइम्स का क्या होगा? डिफरेंस। ठीक है, वहां पर एंजाइम का डिफरेंस होगा। वहां पर वैसा ही आरएनए पॉलीमरेज होगा जैसा बैक्टीरिया में मिलता है। आई बात समझ में? इसलिए लिखा एटलीस्ट थ्री। चौथा पांचवा किस में? माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में। क्लियर? ये तीन किस्में होंगे न्यूक्लियस के अंदर। मैं लिखूंगा विच ऑल्सो डिफर्स, which also differ in kind of RNAs made by them। अच्छा, उनमें जो आरएनए बनेगा उसका भी डिफरेंस है, यानी सारे आरएनए सेम टाइप का आरएनए पॉलीमरेज नहीं बनाता। ये तो दो। अब आ रहा है सबसे बड़ा डिफरेंस, और यहां प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है। और इधर कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड, और कारण भी बता दे रहा हूं नीचे में, एज स्प्लिट या मोजेक या डिसकंटिन्यूअस जीन्स आर प्रेजेंट।
नई चीज, ऊपर एक नई चीज, उसके चक्कर में नीचे दूसरी। प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, और यहां लिखा है स्प्लिट, मोजाइक और डिसकंटिन्यूअस जीन्स। मतलब हमें इन्हीं के बेस पे सारी चीजें पढ़नी है। हुए ये? अब सुन, पहली बात, ये यूकेरियोट में हम न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा डीएनए देखते हैं। पहली बात, एक डीएनए पर एक से ज्यादा जगह पर यूक्रोमेटिन प्रेजेंट हो सकता है जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कई सारी जगह पर एक साथ आरएनए का सिंथेसिस हो रहा होगा, राइट। अब बात ऐसी आती है कि यूक्रोमेटिन में भी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस यानी लगातार नहीं होती। जो इंफॉर्मेशन होती है जिसे एक्सप्रेस होना है उसे कहते हैं एक्सॉन्स, और जिसे एक्सप्रेस नहीं होना होता या फिर जो ट्रांसलेट नहीं होती है उसे कहते हैं इंट्रॉन्स। डीएनए का तो मुंह बंद है, उसे एक्सॉन और इंट्रॉन के बारे में खुद कुछ पता नहीं है, लेकिन यह पता लग जाएगा आरएनए को। जब डीएनए से आरएनए में कॉपी हो जाएगी चीजें तो आरएनए बोलेगा अरे ये हमने इंट्रॉन को भी कॉपी कर लिया, ये तो आगे ट्रांसलेट नहीं होते। तो एक सेगमेंट एक्सॉन है और दूसरा सेगमेंट इंट्रॉन। आरएनए पर दिखा तो पहचाना गया, वैसे था कहां पर? डीएनए पर ही।
तो एक्सोनिक डीएनए होता है, हाँ। एक्सोनिक आरएनए होता है, बिल्कुल। इंट्रॉनिक डीएनए होता है, हाँ। तो इंट्रॉनिक आरएनए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन काम का कौन है? सिर्फ एक्सोनिक। तो ये जो हमने एक्सॉन और इंट्रॉन वाले डिफरेंस पढ़े सेगमेंट्स के, इन सेगमेंट के डिफरेंस के बेस पर ही हम लोग बात कर रहे हैं कि यूकैरियोट में जीन्स डिसकंटिन्यूअस कहलाती हैं, प्रोकैरियोट में ऐसा नॉर्मली नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स कॉमन नहीं है। हाँ, आर्की बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स मिलते हैं, यानी स्प्लिट जीन्स मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरह, राइट। इसलिए इंट्रॉन्स ने हमें पुरानी यादें ताजा करवा दी, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। समझे? डायग्राम में भी देखना और लाइंस में भी। ये आरएनए पॉलीमरेज है, एज यूजुअल 2 स्ट्रैंड है। क्या डिफरेंस आ रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज को यहां से मूव करवाते बना रहे हैं। ध्यान रखो, यहां पे कोई सिग्मा और रो नहीं है। क्लियर? ये यहां तक पहुंच चुका है और इससे बनने वाले सेगमेंट को दिखाने के लिए हमने कुछ अलग चीजें यूज करनी है, सेम नहीं। तो यहां हमने कहा कि दैट ये बना सेगमेंट आरएनए का, और इस आरएनए के सेगमेंट पर कुछ जगह ऐसी है जिसका कोई सिग्निफिकेंस प्रोटीन सिंथेसिस में अभी तो नजर नहीं आता है, यानी वो बस बना दी गई हैं। देखो, इस पे 2 कलर के सेगमेंट्स हैं, राइट। इससे हम लोग लिखेंगे HNRNA। HNRNA, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। तो किसी ने मेरे से पूछा कि यूकैरियोट में HNRNA क्यों बना? मेरा जवाब था क्योंकि यूकैरियोट में जीनोम मोजाइक जीन्स या स्प्लिट जीन्स वाला होता है। इंट्रॉन्स भी होते हैं और एक्सॉन्स भी। अब इसमें लाल और गुलाबी जो बनाए, इनमें से एक हिस्से को हम लोग एक्सॉन्स और बाकी को क्या मान लेंगे? इंट्रॉन्स। चलो मान लो लाल किसी काम के नहीं है, उन्हें क्या मान लो? इंट्रॉन्स। गुलाबी वाले क्या हो गए? एक्सॉन। ये जो सेगमेंट है उसका मैं नाम जरूर लिखना चाहूंगा यहां पे। उसका नाम है HNRNA। ये HNRNA कहलाएगा। बेटा ये ऑब्वियस है। ऊपर ऊपर जो होगा वो कौन होगा? टेम्पलेट। ये जो है वो कौन है? आरएनए। ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अभी काम पूरा निपटा नहीं है, उसी समय हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप 5 प्राइम के ऊपर कुछ और गतिविधियां चलने लगी हैं। जैसे क्या? 5 प्राइम पे होने वाली गतिविधि में
एक नाम आता है एंजाइम का, एंजाइम का नाम है ग्वेनाइल ट्रांसफरेज। जो क्या कर रहा है 5 प्राइम एंड पर, 5 प्राइम एंड पर 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन कैप लगाने में काम कर रहा है। 7 mg पीपीपी, पूरा नाम लिखता हूं 7 मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इसमें गौर करने वाली बात है कि 7 मिथाइल ग्वेनिन नॉर्मल बेस नहीं है। नॉर्मल बेस ग्वेनिन होता है, नॉर्मल बेस एडेनिन होता है, नॉर्मल बेस होता है साइटोसिन, नॉर्मल बेस होता है थायमिन यूरेसिल। ऐसा थायमिन को जरूर हम लोग लिख देते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल, लेकिन वो यूजुअल है ना। अनयूजुअल क्या, जिसे कोई पहचान ना सके, जो बेस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, उसके जैसा हाइड्रोजन पेयरिंग नहीं करेगा। तो ये अनयूजुअल बेस है। क्यों लगाया अभी पता लग जाएगा तुमको। कहां लग रहा है 5 प्राइम पर, यानी बिगिनिंग पर लग रहा है। ठीक है, इधर टेम्पलेट क्या होगा बेटा 3 से 5, और ये जो बना है आरएनए 5 से 3, राइट। अभी जरा बात सुनिएगा ध्यान से, इधर मेंशन कर देते हैं सारी चीजें पहले से ही। क्या कहना चाहता हूं सुनो, क्यों बनाया है, ये अनयूजुअल बेस है। अभी इसका सिग्निफिकेंस मालूम पड़ने वाला है। ये अनयूजुअल बेस है, इतना ध्यान रखो। आरएनए पॉलीमरेज का काम पूरा होगा और वो बोलेगा कि अब हम चलते हैं, अब हमें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। आरएनए क्या हो जाएगा सेपरेट। आरएनए सेपरेट तो हो रहा है, यहां पे जो उसके ऊपर आगे की घटनाएं घटेंगी वो देखो। आगे की जो घटनाएं इसके साथ घटी हैं उसके ऊपर ध्यान दें। आगे की घटना ऐसी है कि ये इस आरएनए की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। इस जगह पर, यानी ये कौन सी साइड होगी बेटा 3 प्राइम। ठीक है, ये 3 प्राइम है, वहां पर एक पॉली एडिनाइल सीक्वेंस लग रहा है। ये लो मैंने इंट्रॉन्स को क्या कर दिया निकाल के बाहर, मतलब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चलो निकलो इधर से, निकाल दे तो दे, लेकिन इधर ये याद रखो हमने टिप पे क्या लगा दिया 5 प्राइम पे क्या लगा दिया 7 mg। याद रखना यहां इधर जो लगाया जा रहा है वो कौन से एंजाइम की बदौलत, एंजाइम का नाम होगा पॉली ए पॉलीमरेज। यहां पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है और इस कारण से यहां पे लग जाएगा ए ऐसा बहुत लंबा सीक्वेंस, पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंस लग जाएगा। कहां पर 3 प्राइम पर। ठीक है फाइन अंडरस्टूड। तब से हमने यहां इसको कहना चालू कर दिया कैप, इसको कहना चालू कर दिया टेल। इधर ये एक्सॉन्स अलग किए गए हैं, इनके ऊपर ध्यान दें, सॉरी इंट्रॉन्स, ये इंट्रॉन्स अलग किए गए हैं, इनके ऊपर ध्यान दें। बोला इनकी कोई जरूरत नहीं है, इन्हें हटा दिया जाए। और ये क्या है एक्सॉन्स। देख भैया ऐसा है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है
और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म तक मुझे आरएनए को लेके भी तो जाना पड़ेगा ना। अब अगर बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो लेके जाना कैसा है, मुश्किल। छोटा होगा तो लेके जाना कैसा है, आसान। ऊपर से जो चीज काम की नहीं है वो मैं क्यों लेके जाऊं? क्या इंट्रॉन का ट्रांसलेशन होगा? मैंने कहा नहीं होगा। तो उस लेके जाने में कोई भलाई नहीं है, उसे क्या करो, छोड़ जाओ, पीछे छोड़ जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ये आरएनए की कैटालिटिक एक्टिविटी है जो इंट्रॉन को पहचान लेती है। ये मुझे याद दिलाती है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी की पूरी आरएनए के आजू बाजू ही इवॉल्व होती है। डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। इंट्रॉन के कारण दो चीजें आई हैं, दो बढ़िया वाली अंग्रेजी लिखी हुई है। एक रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, पुरानी यादें ताजा। और दूसरी बात लिखी हुई है जिसे कह रहा हूं डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। ये कैटालिटिक एक्टिविटी के कारण। हमने यहां पर जो कैप और टेल लगाई है उसका सिग्निफिकेंस भी सुनिए कि आरएनए को काम करने के लिए साइटोप्लाज्म में जाना है। रुक जाओ, सुन लो, कलम मत चलाओ, पेन के कान नहीं होते। मैं कह रहा हूं कि यहां इंट्रॉन्स की जरूरत साइटोप्लाज्म में नहीं पड़ने वाली, वो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए, वजन हल्का हो जाएगा। राइट, बाहर तो जाए आरएनए, लेकिन साइटोप्लाज्म में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। एक्सो मतलब किनारे के लिए, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के किनारों को तोड़ने वाले एंजाइम, नाम एक्सो न्यूक्लियस। अब अगर बाय चांस आरएनए ऐसे ही उठ के साइटोप्लाज्म में निकल आता तो एक्सोन्यूक्लियस उसको क्या कर देता, डैमेज। इसलिए बोला कि तुम्हारा भेष हम बदल देंगे, टोपी पहनो, जूते पहनो, ना पैर में कांटे चुभे, ना सर पर धूप लगे। समझ गए बात, क्लियर? और उसको कैप और टेल पहना के बाहर लेकर आए क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस अब उसे पहचान नहीं पा रहा। समझे? तो प्रोसेसिंग क्यों होती है आरएनए की? पीछे लिखा है ना यहां पे हमने कि प्रोसेसिंग होगी, ये लिखा है प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। उसके कारण क्या समझ में आ रहे हैं? दो, एक ट्रांसलेट ना होने वाले सेगमेंट यानी इंट्रॉन्स को हटाना। नंबर दो, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से आरएनए की इंफॉर्मेशन को बचाना। इसलिए क्या होगी? प्रोसेसिंग। हमने प्रोसेसिंग की चीजें भी यहां पर देखी। कैप और टेल लग रही है, इंट्रॉन्स को निकाल दिया गया, एक्सॉन को वापस क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। ये इंट्रॉन्स वापस जोड़ दिए जाएंगे। और मेरे पास जिस तरीके का आरएनए बना वो देखो, वो ऐसे हो गया। इस आरएनए पर यहां 7 मिथाइल ग्वेनोसाइन वाली कैप हो, यहां पर ए वाला लंबा सा सीक्वेंस हो, हंड्रेड्स ऑफ बेसिस जिस पर है, इसे मेंशन करते हैं। ये 5 और ये 3 इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। अब इसे मैं क्या कहूंगा? ये HNRNA है और ये यहां पे पूरा बन गया। मैं इसे अब लिख दे रहा हूं mRNA। मैंने प्रोसेसिंग पढ़ी है। किसकी प्रोसेसिंग पढ़ी? कौन से आरएनए की? mRNA की। rRNA, tRNA भी प्रोसेस होते हैं अगर हम यूकेरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो। समझे? ये सारी चीजें ध्यान दें, ये सब सीक्वेंस लिखे हुए हैं। क्या क्या जरूरत है वो देखिए। एक, हमने कहा असर्शन, असर्शन लिखते हैं HNRNA इज फॉर्म्ड। यहां पे फुल फॉर्म नीचे लिख रहा हूं। HNRNA का मतलब, यहां तारा बना देता हूं। HNRNA का मतलब हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए है। ये हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए की काम करेंगे। HNRNA is formed inside the nucleus
रीजन में लिखा यूकैरियोटिक जीनोम हैज स्प्लिट जीन्स। लो फिर से आ गया वो वर्ड, स्प्लिट जीन्स। आंसर क्या होगा? वो तो हमने शुरू से आज तक जितने असर्शन रीजन लिखाए हैं उनके अंदर ए और आर दोनों सही। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होता है। तो यहां है स्प्लिट जीन्स। चलो स्प्लिट जीन को डिफाइन करूंगा। स्प्लिट जीन के अंदर दो हिस्से हैं बेटा। स्प्लिट जीन में दो हिस्से हैं, दो जगह मिलेंगे इन यूकैरियोट्स, या तो यूकैरियोटिक में मिलेंगे या फिर आर की बैक्टीरिया में मिलते हैं। अच्छा, आर की बैक्टीरिया मतलब ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, सबसे पुराने लाइफ फॉर्म किसके हैं? आर्की के ही हैं। इसलिए कहा ना इंट्रॉन्स का मिलना मतलब पुरानी यादें। क्लियर? रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी सीधा भी लिख सकता था, रिमाइंड अस ऑफ ओल्ड लाइफ फॉर्म्स, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, वो आगे लिखूंगा। यानी स्प्लिट जीन यूकैरियोटिक और आर्की बैक्टीरिया। इधर साइड में एक्सॉन्स क्या होते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो ऑब्वियसली टू बी एक्सप्रेस्ड है, टू बी एक्सप्रेस्ड। दूसरा मेंशन हो रहा है इंट्रॉन्स। इंटरप्शंस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इंटरप्शन है। मतलब किसी काम का नहीं, मतलब नॉट टू बी ट्रांसलेटेड। मैं सीधे लिखूंगा नॉट ट्रांसलेटेड। अबे जब आगे गया ही नहीं तो ट्रांसलेट कहां से होगा? ओ, स्प्लिट जीन का मीनिंग मेंशन्ड है। स्टेप पे ध्यान रखिए, इधर से इधर चले, इधर से यहां आए, यहां से इधर पहुंच चुके हैं।
डन। अरे बड़ी हलचल होने लग गई एकदम से। मैंने इसलिए जब कुछ बोल रहा था तब मैंने लिखने से इसलिए मना कर दिया था कि नहीं लिखो, ताकि सुन लो, ताकि बाकी जब सब लिखें तो सब लिखते रहें उस समय। नहीं मानना थोड़ा ना है लेकिन। तो इंट्रॉन किस में होते हैं? तो आंसर है कि इंट्रॉन होते हैं यूकेरियोटिक में या फिर आर्की बैक्टीरिया में। नंबर दूसरा, इंट्रॉन किन किन में होते हैं? तो डीएनए में और एचएन आरएनए में। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए के लिए नहीं बोलोगे, किसके लिए बोलोगे? एचएन आरएनए के लिए। नेक्स्ट, इंट्रॉन को कौन पहचानता है? तो इंट्रॉन को खुद आरएनए ही पहचानता है, मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ आरएनए। इंट्रॉन का जिसमें प्रेजेंस है यानी आर्किबैक्टीरिया, उसके बेसिस पे नाम दे रहे हैं रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, पुरानी यादें ताजा करना। मॉडर्न लाइफ यूकेरियोटिक है, एडवांस फॉर्म। प्रिमिटिव लाइफ आर्किबैक्टीरिया होते हैं। दूसरा, कैटालिटिक एक्टिविटी जिस बेसिस पे इंट्रॉन को पहचाना गया, वो डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड कंफर्म करता है, यानी हर प्रोसेस में आरएनए का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है। डन। इंट्रॉन्स फाउंड इन आर्की एंड यूकैरियोटिक जीनोम। और आर्के में होने के कारण ये इसमें होने के कारण हम लोगों ने इसे क्या कहा? देयर फॉर रिमाइंड, एक मिनट, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, पुरानी यादें ताजा कर दी। यहां पे पुराना कौन है? आर्की, उसके बेसिस पे बात हो रही है। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट, प्रेजेंट, काय में प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन। तो मैं कहता हूं ये प्रेजेंट होता है डीएनए में और किसमें? एचएन आरएनए में। आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाई किसने किया? मुद्दा एक्सॉन का है ही नहीं। जो भी चीजें बदल गई हैं किसके कारण है? इंट्रॉन के कारण। आज से आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये दो नाम है। क्या एनसीईआरटी ने तो ये 12th में दिया था? हम अगर हर कहीं बीच में पढ़ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? एनसीईआरटी ने अपने सीक्वेंस के हिसाब से सही जगह लिखा है कि 12th के एक चैप्टर के अंदर वो लिखता है हमें पुरानी चीजें याद आ रही हैं। कौन सी पुरानी चीजें? जो 11th के सिलेबस में थी, और वहां पर क्या थी? आर्के बैक्टीरिया। पता है बैक्टीरिया के दो फॉर्म है, एक का नाम आर्की और दूसरे का नाम यू बैक्टीरिया है। इनमें से यूकैरियोटिक सेल के पास कौन होता है? आर्की बैक्टीरिया। समझे? एक करेक्टर ये रहा, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। देख काम का, कौन कहता है इंट्रॉन काम का नहीं है? ट्रांसलेट ना होता हो लेकिन किसी चीज का प्रूफ है। अब जैसे फॉसिल जिंदा है कि मरे हुए, काम के हैं कि नहीं है? बस फिर
समझे? तो किसी चीज के बारे में जाने बगैर उसको अनुपयोगी बोल देना, यूजलेस बोल देना, गलत। समझे? जब यूज पता लग जाए तब डिसाइड करना। यहां देखें, आइडेंटिफाइड बाय, किसने पहचाना? कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ, खुद से आरएनए, खुद आरएनए इसको पहचानता है। अब ये कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ आरएनए के बेस पर ही तो बोलेंगे। डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड पर पहुंच गए फिर से। और इंट्रॉन का होना मतलब इंट्रॉन का प्रेजेंस as one of the reason for processing of RNA in eukaryotes. डन हुए? हो गए? डायग्राम पे नजर डालें तो कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट से अलग चीजें, देखो यहां रहा प्रोकैरियोट का आरएनए, उस पे ना तो हमने कैप बनाई ना टेल, ना उसमें कोई एक्सॉन इंट्रॉन को लेबल करने की जरूरत पड़ रही है। इंट्रॉन है ही नहीं ना, तो एक्सॉन को भी लेबल क्यों करें? जो है सिर्फ क्या है? एक्सॉन, राइट। अभी यहां हमने कहा कि हमने लगाई है कैप और टेल, मतलब जब आरएनए प्रोसेस हुआ है तो एक तो चीज क्या हो जाएगी? कैपिंग और टेलिंग। दूसरा क्या हो जाएगा? इंट्रॉन का रिमूवल। तो देख, इंट्रॉन को बीच में से निकाला है तो एक्सॉन अलग हो गए ना, एक्सॉन को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। इंट्रॉन को निकालना, एक्सॉन को वापस जोड़ने को कहते हैं स्प्लाइसिंग या टेलरिंग। और इधर यहां 7 mg को लगाना कैपिंग, पॉली ए को लगाना टेलिंग। तो प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए दो चीजों को इन्वॉल्व कर रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा एक के बाद एक, हाँ अकल से अंधे रहो लेकिन आंख से अंधे मत बनो। क्या लिखा है? अगर कोई बाय चांस पूछ ले प्रोसेसिंग में पहले क्या हुआ, तो मुझे लगता है शायद कैप लग रही है। डायग्राम देख के बोल रहा हूं बस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लगभग सारी चीजें क्या चालू हो जाती हैं? साथ में। क्लियर? सारी चीजें साथ में चालू हो जाती है। प्रोसेसिंग की जरूरत क्या है? पहले वो चीज समझ लो। प्रोसेसिंग की जरूरत है, एक, इंट्रॉन का प्रेजेंट होना जो आरएनए के ऊपर अननेसेसरी वजन बढ़ा रहा है, इसे ट्रांसलेट नहीं होना, इसलिए क्या कर दिया जाए? निकाला जाए। दूसरा,
क्योंकि आरएनए को काम करने साइटोप्लाज्म में जाना है और अभी ये न्यूक्लियस में है, इसलिए इसके सर और पैर क्या करे जाएं, मॉडिफाई, ताकि एक्सोन्यूक्लियस पहचाने नहीं। प्रोसेसिंग की नीड, और फिर प्रोसेसिंग में दो घटनाएं, कैपिंग एंड टेलिंग, इसके अलावा स्प्लाइसिंग। पहले नीड ऑफ प्रोसेसिंग। क्या नीड ऑफ प्रोसेसिंग है? एक, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स increased the unnecessary load on RNA to be transferred इतना ही, इतना बहुत है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इंक्रीज द अननेसेसरी लोड ऑन आरएनए, इससे हमें बाहर ले जाना है। एक समस्या ये, दूसरी समस्या प्रोटेक्शन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक एक्सोन्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में ऐसी एक्टिविटी नहीं है, हमारे अंदर होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मजा नहीं आया, बहुत गंदे दिख रहे हैं इतने मोटे मोटे से सब। वैसे तुम जेनेटिक कोड पढ़ाना, हम हेडिंग जरूर प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए के लिए डाल रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। आपको जेनेटिक कोड पढ़ लेना चाहिए, राइट।